हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की हमारी क्लास मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ के टॉप 15 मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 13 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि 22% की छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री की कीमत 26,000 रुपये है। यदि छूट 40% दी जाए तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। मेरे से पहले आपको आंसर देने का प्रयास करना है। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा। तो देखिएगा जो आपका लॉस या फिर डिस्काउंट परसेंट है उसको हम क्या लिखते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट लिखते हैं। लॉस परसेंट निकालने के बाद यहाँ पर आपसे बोला है 22% की छूट देने के बाद जो रेफ्रिजरेटर की बिक्री कीमत है वो 26,000 रुपये है। अब देखिएगा 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे। यदि हम 100 में से 22% को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 78% बचेगा। और 78% की जो वैल्यू आपको दे रखी है छूट देने के बाद वो है आपकी 26,000 रुपये। राइट। आगे आपको बोला है कि यदि छूट 40% दी जाए तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। अब देखिए 40% की छूट दे दी तो फाइनली कितना बचा हमारे पास, 60% बचा है। तो 60% की आपको वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या इतना सभी का क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 26,000 गुणा 60, नीचे आपका बनेगा 78 इंटू एक्स। राइट। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम 13 से कैंसिल कर लेते हैं। 13 दूनी 26 होते हैं, ऊपर आपका 2000 आएगा, है ना। और 13 छिके 78, फिर 6 से कैंसल आउट करेंगे तो ये आपका 10 बार में जाएगा। और यदि हम 2000 को 10 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 20,000 रुपये। क्या सभी का आंसर सही है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है स्क्रीन पर और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। जल्दी से इसका आंसर देंगे कि पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में तथा पाइप बी उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक एक घंटा छोड़कर खोला जाता है और पाइप ए पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे कि टैंक ए है वो क्या करता है, टंकी को, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में और पाइप बी जो है वो उस टंकी को 6 घंटे में भरता है। सबसे पहले हमको टंकी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि टोटल टंकी जो है वो कितने यूनिट की है। तो टंकी की कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 तिया 12 और यहाँ पे 6 दूनी 12। अब यहाँ पर 3 और 2 क्या है, ये पाइप ए की 1 घंटे की भरने की क्षमता है और ये 2 है वो पाइप बी की 1 घंटे यूनिट भरने की क्षमता है। राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है कि दोनों को एक एक घंटा छोड़कर खोला जाता है। यानी कि पहले घंटे क्या करेंगे, पाइप ए को खोलेंगे तो पाइप ए कितना भरेगा, 3 यूनिट भरेगा। फिर दूसरे घंटे में क्या करेंगे, पाइप बी को खोलेंगे तो अगले घंटे में पाइप बी कितना भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। राइट। यानी कि हमको पता लग रहा है कि 2 घंटे में टोटल 5 यूनिट टैंक भरा जा रहा है। इतना सभी का क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 घंटे में कितना टैंक भरा जा रहा है, 5 यूनिट। ओके, हमको कितना भरना है, 12 यूनिट भरना है। तो क्या करो, इस 5 को पहले 12 के बिल्कुल नज़दीक लेके आओ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हमको यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 घंटे में टोटल 10 यूनिट टैंक भर गया। अब टोटल टैंक की क्षमता कितनी बची है, टोटल 12 यूनिट था जिसमें से 10 यूनिट भर गया है तो टोटल बचा है आपका 2 यूनिट, है ना।
और क्या करता है, पाइप ए जो है वो पहले भरता है। अब ये जो 2 यूनिट बचा है ये पाइप ए भरेगा, और पाइप ए की अगले घंटे कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो जो पाइप ए है वो शेष टैंक को 2/3 घंटे में भरेगा। तो आपको बोला है टैंक टोटल कितने घंटे में भरेगा, राइट। 4 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं और 2/3 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं शेष टैंक को भरने में। तो जो टोटल टैंक है वो 4 सही 2/3 घंटे में भरेगा। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्लियर हुआ होगा। बट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 2 लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन 1:4 के अनुपात में हैं तथा उनके आधारों का व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि जो शंकु का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों ही शंकुओं को दोनों के जो शंकु के आयतन है उसको एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर पहले हम करेंगे 1/3 पाई आर क्या है, यहाँ पे आधारों का जो व्यास है वो आपको 4:5 दे रखा है। अगर जो व्यास है वो 4:5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या होगा, एच होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 का स्क्वायर है इसको मैं डायरेक्ट 4 कर लेता हूँ और यहाँ पे एच कर लेता हूँ। तो ये 1/3 पाई आर 2h बन गया, और इसका आयतन हमको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, दोबारा से अगला आयतन लेंगे 1/3 पाई। अब यहाँ पर अगर व्यास हमको 5 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, और इसका फिर हमको स्क्वायर भी करना है फॉर्मूले के हिसाब से। तो मैं इसको भी डायरेक्ट लिखूँगा, यहाँ पे आपका बनेगा 25/4 इंटू एच, राइट। और यहाँ पे हमको आयतन दे रखा है कितना, 4। अब क्या करो, जो जो आपसे कैंसिल हो रहा है इसको आपको पहले कैंसिल कर देना है। ये 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका बच गया इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका 16h बनेगा, रेशो यहाँ पे आपका बनेगा 25/4h। क्लियर है? अब देखिएगा, ये 4 जो है इधर जाके 16 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 64h इज इक्वल टू 25h, यानी कि दोनों की जो हाइट है उनका रेशो कितना आ जाएगा, 25:64। कहाँ पे है आपका, ऑप्शन डी में है। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न कि निम्न में से कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। अब देखिएगा, 90 से कोई संख्या 40% कम हो गई तो कितनी बची, वो यहाँ पे आपकी 60% बची है सिर्फ, है ना। तो 60% का मान आपको निकालना है, डायरेक्ट निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आपका 54 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता तो सेशन को देखिए ध्यान से। हमको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है ना। तो इसके अंतर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100। अगर हमको समय 2 वर्ष का दिया है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, अगर समय 3 वर्ष का दिया होता तो हम इसकी क्यूब कर देते, राइट। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है आपका, 5,000 रुपये मूलधन है, इनटू
जो दर है वो आपकी 8% है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये 64 हो जाएगा। और नीचे आपका 100 है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 10,000 बन जाएगा। इतना सभी का क्लियर हुआ ना? चलिए अब इसको कैंसिल कर दो, आपका जो भी कैंसिल हो रहा है आपका आंसर आपके सामने होगा। ये 3 जीरो से आपकी ऊपर की 3 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे ये आपका 2 टाइम में जाएगा, और 2 से अगर मैं 64 को कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे 32 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी को दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? अगर आपके एग्जाम में ये वाली टाइप पूछेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि एक्स आदमी एक कार्य 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वहां 6 आदमी और आ जाएं तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी? अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, राइट। पहला स्टेप आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या पता होना चाहिए? अब देखो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, माना मैंने प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी है, एक्स है, जो कि आपको दे रखी है। ओके, तो आदमी कितने हैं? एक्स हैं। किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी हो गई एक्स, टाइम हो गया आपका 30, तो ये टोटल क्या है आपका? वर्क के बराबर हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे अगली लाइन में बोल रहा है कि यदि वहाँ पे 6 आदमी और आ जाएं, प्रारंभ में आदमी कितने थे? एक्स थे। यदि 6 आदमी और आ जाएंगे तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा। तो काम क्या है? 10 दिन कम में पूरा होगा। पहले 30 दिन में पूरा हो रहा था और अब काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये भी एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। और दोनों वर्क हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 30x होगा, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 20x प्लस 120 होगा। क्लियर? अब ये 20 इधर जाके 30x में माइनस होगा तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका? 120 होगा। तो ये 10 से आपका 120 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 12 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12 आ गई। यहाँ पे आपका 12, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि प्रारंभ में जो आदमी थे उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा और सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि राकेश अपनी मोटरसाइकिल से 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 49 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करेगा? अब यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस पता है कितना है? 368 किलोमीटर है। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट। देखो सेकंड लाइन में बोल रहा है कि 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है और 5 घंटे यात्रा करता है, मोटरसाइकिल चलाता है। तो यानी कि 49 किलोमीटर की गति से 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24, 245 किलोमीटर उसने क्या किया? यात्रा तय कर ली। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? 368 किलोमीटर है, जिसमें से उसने 245 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना बचा आपका? 123 किलोमीटर डिस्टेंस आपका बचा है। क्लियर? अब बोल रहा है कि वह शेष यानी कि 123 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में किस गति से तय करेगा? अब आपको स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है? शेष 123 किलोमीटर, टाइम हमको दे रखा है 3 घंटे। डायरेक्ट भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये वाला प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिएगा, इस प्रश्न को अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी बाद में जाके, है ना। मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि ऐसा प्रश्न आपके सामने जब भी आए, आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में भी आपको फटाफट से करना है। आपको बोला है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर मैं सबसे छोटी संख्या 18 लेता हूं तो अगली संख्या कितनी होगी? 20 होगी। अब इनका गुणनफल मेरे को करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट। आप क्या करो, बस यूनिट डिजिट को देखो। अगर मैं 18 को 20 से गुणा करूंगा तो लास्ट में हमारा 0 आएगा, परंतु हमारा तो 528 आना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को उठा रहा हूं तो यहाँ पे 20 गुणा 22 करना पड़ेगा, अगली संख्या 22 होगी सम। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ रहा है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी जो है ये राइट आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या अगर हमारी 22 है तो नेक्स्ट संख्या हमारी 24 होगी, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 528 बनेगा, जो कि आपका बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। क्या सभी को समझ में आया है? मैं उम्मीद करूँगा सभी ने यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आंसर देना है कि 3 संख्याओं का औसत 70 है। उनमें से पहली संख्या, ये आने नहीं है, यहाँ पे है अगली। उनमें से पहली संख्या अगली 2 संख्याओं के योग का 1/9 गुणा है, तो पहली संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर देखिएगा कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। अगर मैं 3 को 70 से गुणा कर दूं तो 3 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 210 होगा, राइट। अब यहां पर समझो कि मैंने माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z, कि पहली संख्या अगली 2 संख्याओं के योग का 1/9 गुणा है, यानी कि x और y का जो योग है, अगर मैं इसको 9 मान लूं तो आपकी जो x है वो 1/9 है, तो ये आपका 1 होगा। इतना सभी को समझ में आया है ना? तभी तो ये 1/9 होगा। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं रेशो में टोटल करूँगा तो कितना बन रहा है आपका? 10 बन रहा है, और एक्चुअल में टोटल कितना है आपका? 210 है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि एक रेशो का मान आपका कितना आएगा? 21 आएगा। आपको बोला है पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या हमने x मानी है, और x का रेशो कितना है? 1 है, और एक रेशो का मान कितना है भाई? 21 है। तो पहली संख्या आपकी 21 होगी। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे कि x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए इस संख्या को 3 से पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि आपको संख्या दे रखी है 267x2, इसको 3 से भाग करना है और आपको x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। करेक्ट है इतनी बात? अब देखिए कैसे करेंगे। ये 6 जो है वो 3 से भाग हो रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 भी 3 से भाग होगा, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे x की यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि इनको जोड़ने पे आपका 3 का मल्टीपल बन जाए? तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं, और 3 जो है वो 3 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, क्या सभी को समझ में आया है? नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप संख्याएं लिखेंगे 267x2, इसको फिर 3 से भाग करके भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इसको और छोटा करते हैं, वेट। देखिए क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह इसके औसत रन में 5 रन की वृद्धि होती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या होगा। तो देखिएगा 12वीं पारी का स्कोर है 120 रन। इससे पहले 11 पारियां खेली होंगी, तो मैंने माना कि 11 पारियों का जो औसत है वो कितना है, x है। तो 11 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा, 11 पारियों का टोटल हो जाएगा 11x। इतना क्लियर हो गया सभी को। और 12वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 120 रन बना रहा है। तो आपको औसत का फॉर्मूला तो पता होगा, संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि 11 पारियों का टोटल है कितना, 11x प्लस 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 120 रन बनाए हैं। तो ये आपका पूरे 12 पारियों का टोटल हो गया। अब 12 पारियों के टोटल को अगर मैं 12 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, आपका औसत आ जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा 11 पारियों का औसत अगर x है तो 12 पारियों के औसत में क्या हुआ है, 5 रन की वृद्धि हुई है। तो यानी कि 12 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आया है। मैं उम्मीद करूंगा इतने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो 12 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। कहाँ पे सोल्व करें, यहाँ पे सोल्व करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन कि 12 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका बनेगा 11x प्लस 120। यहाँ पे तो कट रहा है। ओके, मैं पूरे को रफ कर देता हूँ, इतना तो सभी को समझ में आ गया है ना। पूरे को रफ करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर आपका बनेगा 11x प्लस 120 और आगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या बनेगा, बनेगा आपका 12x प्लस 60। क्लियर। अब देखिए ये 11x इधर जाके 12x में माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और ये 60 इधर जाके 120 में माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ 60 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। और 60 आपको आंसर नहीं करना है, आपको बोला है 12 पारियों के बाद औसत कितना है, क्योंकि x तो हमने क्या माना था, 11 पारियों का औसत हमने x माना था। क्या सभी को याद है। तो ये जो x आया है ये आपका 11 पारियों का औसत आया है। 12 पारियों का औसत कैसे निकालेंगे, क्योंकि 12 पारियों के औसत में 5 रन की वृद्धि हुई थी। यदि 11 पारियों का औसत x है तो 12वीं पारी का औसत कितना होगा, टोटल 12 पारियों का औसत 65 हो जाएगा। इसमें हमको 5 और ऐड कर देना है। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ध्यान से आंसर दीजिएगा कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है, इसको मैं लिख लेता हूं 7x और इसको मैं लिख लेता हूं 5x। इनका जो गुणनफल है ये आपको दे रखा है 560। क्लियर। इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ पे 35x स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर बनेगा 560। ओके, 7 से कैंसिल करते हैं, पंजू सत्ते 35, सॉरी सत्तू पंजे 35, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बनेगा। 5 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 16 बनेगा। अगर x स्क्वायर का मान 16 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को स्टेप समझ में आया होगा। अब आगे देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटा रेशो कौन सा है, 5x है ना। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 4 रख देंगे तो 5 × 4 आपका कितना आंसर होगा, 5 × 4 करेंगे तो सबसे छोटी संख्या आपकी 20 आएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और इस क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा खासा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता, यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मैंने माना कितना है, 100 रुपये है। पहली लाइन में क्या बोल रहा है, पहली लाइन में बोल रहा है कि यदि उसको 40% की छूट पर बेचता है, यानी कि उसको 40% की छूट प्राप्त होती है, तो उसे वो कितने में बेचता, 60 रुपये में बेचता है ना। परंतु दूसरे केस में बोल रहा है कि यदि वह उसको अंकित मूल्य पर ही बेचता, 100 रुपये की ही बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा इसकी तुलना में। राइट। तो देखिए, पहले 60 रुपये में बेच रहा था वो और अब बेच रहा है 100 रुपये में ही। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 40 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने से, 60 रुपये से बताना है और परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद आपका राइट आंसर 66 सही 2/3% आएगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने इसका ऑप्शन सी आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न कि ए, बी और सी किसी कार्य को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग कार्य करते हैं, तो सी का शेयर क्या होगा। देखिए, टोटल कितने रुपए हैं, 440 रुपये का ठेका लिया है। ए और बी ने क्या किया है, 9/11 भाग कंप्लीट कर दिया है। तो सी का कितना हिस्सा बचा यहाँ पे, सी का यहाँ पे बचा है 2/11 हिस्सा। समझ पा रहे हो ना। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2/11 हिस्सा ही बचेगा। ओके, तो सी का आपको शेयर बताना है। सी का शेयर कितना है, 440 में से आपको क्या करना है, 2/11 की वैल्यू बतानी है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा। तो सी का हिस्सा कितना है, 80 रुपये होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको यहाँ वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि टोटल जो है तीनों का शेयर 440 रुपये है। ए और बी को कितना शेयर मिला है, ए और बी ने 9/11 भाग कंप्लीट किया है, तो इनको इतना शेयर मिलेगा। तो देखो, ए और बी का अगर मैं शेयर निकाल दूं यहाँ से, तो ए और बी को टोटल 360 रुपये मिले हैं दोनों को। अब सी का शेयर कैसे निकलेगा, टोटल जो शेयर आपका 440 रुपये है तीनों का, इसमें से हम 360 ए और बी का माइनस कर देंगे, तो भी यहाँ पे आपका 80 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। क्या सभी को समझ में आया है? चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी को अपना स्कोर बताना है कि आज का स्कोर आपका कितना है। क्वेश्चन नंबर 15 कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम हैं, तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए, संख्याएं मैंने मान ली यहाँ पे ए, बी और सी। पीछे से आपको ऐसे प्रश्न में स्टार्ट करना होता है कि माना मैंने संख्या सी जो है वो 100 है। आप कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। 100 इसलिए मान रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो पहली संख्या क्या है, 25% कम है, तो यहाँ पे पहली संख्या 75 हो जाएगी। दूसरी संख्या 40% कम है, तो दूसरी संख्या आपकी 60 हो जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? अब आपसे बोला है कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 60 है। बोला है पहली का यानी कि 75 का कितना प्रतिशत है, ये आपको सॉल्व करना है। इनके बीच का डिफरेंस मत लेके सॉल्व करना, क्योंकि आपसे ये नहीं बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, वो अलग केस होता है। यहाँ पे पूछा है दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत होगी। क्लियर? अब इसको कैंसिल करेंगे जल्दी से। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3 से कैंसिल करूंगा 60 को, तो यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना होगा, 80 होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरी संख्या पहली का 80% होगी। क्या सभी का क्लियर हुआ?
तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन। इसमें मैंने लेवल मीडियम रखा था, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप से मिक्स क्वेश्चन रखे थे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, आज का स्कोर आपका कितना है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।